हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 20 मई 2020 का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए कल के क्वेश्चंस जो है देखते हैं। तो कल के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो हमारा जो संविधान है वो शेड्यूल 7 के किस कौन से लिस्ट में आता है। उसमें तीन लिस्ट दी गई, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। जो कंकरेंट लिस्ट है मतलब क्या होता है, उसमें मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी उसमें आइटम दिए गए हैं उसमें वो जो है लॉ बना सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा जो थर्ड जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि जो है जो एपिडेमिक है, पेंडेमिक है और जो सिंडेमिक, ये टर्म है, ये इससे जो सामने जुड़े हुए कथन लिखे गए हैं वो सुमेलित हैं कि नहीं है। तो इससे जो हम जान लेते हैं शॉर्ट में, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, सिंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, जब किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होता है किसी भी पार्टिकुलर लोकेलिटी में या फिर कह सकते हैं किसी भी कम्युनिटी में, तो वो हमारा क्या बोलते हैं, एपिडेमिक होता है। और पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक जब वही जो है डिजीज़ हमारा जो है वो पूरे कंट्री में या तो पूरे विश्व में जब वो फैल जाती है तो वो हमारा क्या बोलते हैं, पेंडेमिक होता है। सिंडेमिक क्या होता है, जब कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ लेकिन साथ साथ दो एक या दो डिजीज़ और भी जो है आउटब्रेक हो जाए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया फिर किसी भी डिजीज़ का जो आउटब्रेक हो जाए, तो वो हमारा सिंडेमिक होता है। तो ये हमारे तीन जो है टर्म हुए। अगर आप कथनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपका एक कथन है वही से सुमेलित है, बाकी जो है कथन इससे सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो गया, बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे गलत हो गए। तो आइए इसी के साथ जो है हम आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम जो है देख लेते हैं क्या क्या हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल क्या है आपका, पहला आर्टिकल जो है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़ा हुआ आर्टिकल है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड सेकंड का क्या है आर्टिकल, ये हमारा इसराइल जो हमारी कंट्री है उससे उनके इंटरनल पॉलिटिक्स हैं उससे जुड़ा आर्टिकल है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका कि चाइना की डिप्लोमेसी किस प्रकार कई दशकों में जो है वो चेंज हुई है, इवॉल्व हो रही है, उसको हम बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ा हुआ हमारा आर्टिकल ये है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आर्टिकल, पाकिस्तान में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जैसे हम जानते हैं कि मेंस में सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, तो वो हमारे उसके पर्पज़ के जो हमें कुछ पॉइंट है वो हम छांट के पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल जो है कुछ पुरानी बातें ही की गई हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं अपने आर्टिकल में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। सेकंड नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल आपका सोशल फिजिशियन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने जो भी इसमें पॉइंट्स हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो ये भी हम डिस्कस इस बार नहीं करेंगे। आज का आप जो है कोटेशन देख लीजिए, मलाला यूसुफजई द्वारा दिया गया कोटेशन है, बहुत ही अच्छा कोटेशन। इसको आप अपने वुमेन्स एम्पावरमेंट का कैसा कोई आता है आर्टिकल या फिर कोई ऐसे आता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ जो है हम आज का एडिटोरियल पार्ट शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्या है एडिटोरियल है कि चाइनीज़ डिप्लोमेसी, चाइना की डिप्लोमेसी जो है कैसे चेंज हो रहा है, उसका जो जो नेचर है वो किस तरह चेंज हो रहा है, पहले क्या था और आज एक हिस्टोरिकल पर्पस है, उसको हम आज से कनेक्ट करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला आर्टिकल आर्टिकल शुरू करते हैं। किस तरह के एक यूएस प्रेसिडेंट हैं थे जो है थियोडर रूजवेल्ट, उनका कहना था कि इफ़ यू स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक यू विल गो फार। इनका मतलब क्या है, इस कोटेशन का क्या मतलब था कि इस कोटेशन मतलब ये था कि अगर आपको जो है अपनी कोई भी कूटनीति से अभी किसी को भी जो है अगर रूल करना है कहीं भी, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है कहीं भी, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से मतलब आपको सॉफ्टली भी बोलना पड़ेगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पे एक्शन ऐसा कोर्सिव एक्शन लेना होगा वहाँ उसको अपने में जो भी आर्म्स और मीन्स वो है एम्यूनेशन है उनका उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब क्या मतलब है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन पॉलिसी से ही जो है आप कोई भी पर्सन जो है काफ़ी लास्ट होने का यू विल गो फार, मतलब कि दूर तक जो है अपने रिलेशन या फिर कुछ भी जो भी है आपका वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी को, इस कोटेशन को जो है एक वहाँ पे चाइनीज़ डिप्लोमेट हुए थे, तो उनका नाम था जाओ एनलाई, उन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। अभी हम आगे देखेंगे कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम देखेंगे किस तरह जो है जब कैसे चाइना की डिप्लोमेसी इवॉल्व हुई। तो 1949 से 1976 तक जो है माओ जेडोंग जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट रहे थे। तो उनकी क्या पॉलिसी थी, उनका सिंपल जो एक चाइनीज़ आपका जो है कम्युनिज़्म है उन वो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। और क्या किया था,
और उन्होंने जो है ये किया था कि जो है उन मतलब कोई भी अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो बंदूक के दम पे ही जो है करते थे। तो ये जो है माओ जेडोंग की जो है पॉलिसी थी। लेकिन अगर हम झाओ एनलाई की पॉलिसी देखते हैं, उन्हीं के दौर में जब उनके जो क्या बोलते हैं डिप्लोमेट थे वो, उनका क्या थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग ये थी कि वो चाइनीज़ कम्युनिज़्म को उन्होंने रिफ़ाइन किया, मतलब उसका एक जो क्या बोलते हैं जिस तरह पहले वो उनकी जो मिस आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने जो है थोड़ा सा रिफ़ाइन किया, और फिर उन्होंने सिंपल सा मतलब अगर हम बात करें कि स्टिक जैसा पहला कोटेशन जो है हमने देखा था थियोडर रूजवेल्ट का, उसमें उन्होंने स्टिक का जो है वहाँ पे मेंशन किया था। तो इन्होंने जो हमारे झाऊ एनलाई हैं, उन्होंने जो है स्टिक का बहुत ही रेयरली इस्तेमाल किया, अपने शब्दों से ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पर्पस करने के लिए एक गुड जेस्चर और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके जो है उन्होंने जो है लोगों को, फिर जो भी उनकी नेबरिंग कंट्री है, फिर जो भी जहाँ से उनको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने थे, उन्होंने उनको जो है परसुएट करने का प्रयास किया। आगे इन्होंने क्या किया, उनकी कैसे क्या पॉलिसी थी, ये हम देख लेते हैं आगे। और फिर उन्हीं की ये जो उनका ये जो क्या बोलते हैं तरीका था, यही तरीका जो है नेक्स्ट 50 ईयर्स तक जो है जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें उन्होंने जो है चाइना ने अपनाया हमेशा। उनका क्या स्ट्रेटजी थी हमेशा, ये हम जान लेते हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं मीन्स क्या बोलते हैं आइसोलेट होने को जो है अवॉइड किया, मतलब आइसोलेट नहीं करना है किसी को, किसी भी कंट्री को, किसी जैसा आज यूएसए जो है करता है, इसराइल नहीं, ईरान कंट्री है उनके साथ करता है, इस तरह चाइना की ऐसे कोई पॉलिसी नहीं थी शुरुआत में। और मतलब कि जो हमारी क्या बोलते हैं जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी, जैसा हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा जो है विश्व जो है दो धड़ में जो है चेंज हो गया था। एक तो क्या होता है रशिया की तरफ जो है झुकाव हो गया था, एक आपका यूएसए की जो तरफ झुकाव हो गया था। तो लेकिन कुछ कंट्री ऐसी थी जो नॉन अलाइन थी, उसमें इंडिया भी था। तो जो चाइना की जो ये हमने बात की है झाओ एनलाई की जो पॉलिसी थी, ये जो है जो भी नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनसे सॉलिडारिटी, मतलब उनसे एक अच्छे रिश्ते बना के रखना था। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको डिवाइड करना था, मतलब ये कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनसे एक सॉलिडारिटी मेंटेन करके जो है रखना उनका जो है ये स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व था। और क्या था, और एक यूनाइटेड फ्रंट जो है बनाने की बात उन्होंने जो है कही थी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी थ्रेट ऐसी है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसको आइसोलेट करना और करना, और जो उससे जुड़े हुए फोर्सेस हैं आसपास के, उनसे ऐसा एज अ अलाइन, ऐसा क्या बोलते हैं एक यूनिटी बना के रखना। कहने का मतलब अगर ये है कि अगर मान लीजिए इंडिया को आइसोलेट करना है, अगर हम आज की करेक्ट पॉलिसी देखें, अगर इंडिया को आइसोलेट करना है चाइना को, तो क्या है कि जो हमारे आसपास कंट्रीज़ हैं, मतलब जो चाइना के आसपास कंट्री जो हमारे इंडिया के आसपास कंट्री हैं, उनसे एज अ अलाइनमेंट, उनको यूनाइट करना, और फिर जो इंडिया है उसको जो है क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना है। ये अगर इसको कह सकते हैं कि इस तरह यूनाइटेड फ्रंट का कंसेप्ट है, अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। लेकिन उस समय क्या बोलते हैं चीज़ें अलग थी। उस समय जो है इंडिया को क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना, ऐसा उनका पॉलिसी नहीं था। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा जो है दबाव था, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को मेनली वो क्या बोलते हैं वो करना था, मतलब कह सकते हैं उनको जो है एलिमिनेट करना था, और जो और भी उनसे जुड़े हुए क्या बोलते हैं कंट्रीज़ हैं उनको जो है यूनाइट करना था। तो ये उनकी पॉलिसी थी। और अगर उनकी बात करें जो उनकी डिप्लोमेसी, जो उनकी कूटनीति थी, उसका क्या परिणाम हुआ, तो 1972 में जो है यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने जो है जब ताइवान पे उन्होंने जो है क्या बोलते हैं अपने ट्रूप्स को जो है ला दिया था यूएसए ने। तो वो जब जो है इन्हीं के जो झाओ एनलाई थे, उन्हीं के कहने पे जो है वहाँ के ट्रूप्स को जो है वहाँ से हटे थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा था कि कभी भी जो उनकी सोवरेंटी है, जो उनकी क्या बोलते हैं प्रभुत्वता है ताइवान की, उसको कभी चाइना ने हर्ट करने का प्रयास नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह क्या उनकी डिप्लोमेसी से किस तरह यूएस के ट्रूप्स ताइवान से जो है हटे थे। अब हम बात करते हैं डेंग ज़ाओपिंग की, जो 1978 मतलब जब उनका ख़त्म हुआ कार्यकाल, तो 1978 से 1992 तक वो थे। उन्होंने जो है जो झाऊ में लाई थे, उनकी स्ट्रेटजी को जो है सप्लीमेंट किया 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी से। ये क्या है, इसमें उनका सिंपल था कि ऑब्जर्व कामली, मतलब धैर्यपूर्वक तरीके से किसी भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, उसको जो है ऑब्जर्व करना और अपने पोजीशन को सिक्योर करना। और क्या है, कोई भी मतलब जो भी अफेयर है, जो भी मतलब ऐसा इशू है, उनसे क्या बोलते हैं उसमें ढल जाना। ऐसे मान लीजिए अगर जो है
कोई भी कंट्री अगर थ्रेट प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है तो उनसे मतलब कि कह सकते हैं कोप करना, उनसे मतलब कि एक कह सकते हैं कि अलाइन करना अपने इंटरेस्ट को, ये है। और फिर क्या उनके उन्होंने क्या फिर ऐड किया उनके जो झाऊ एनलाई की पॉलिसी से क्या उन्होंने और ऐड किया, और क्या किया अपने कैपेसिटी को हाइड करना, उनको जो उनकी कैपेसिटी थी वो क्या बोलते हैं हाइड करते थे। और समय समय के हमेशा पक्के मतलब किस समय कहाँ पे कैसा एक्शन लेना है वो क्या बोलते हैं इनके जो डंग जॉपिंग थे उनका जो है ये ऐसा उनका पॉलिसी था। और कोई भी मतलब ऐसा सिचुएशन है, कोई भी मतलब ऐसा जैसा मतलब क्या कह सकते हैं कि एक हला बल्लू क्रिएट ना करना, मतलब कि एक तरह कह सकते हैं कि ऐसे शोरगुल ना करना, हर चीज़ों को जो है लो प्रोफाइल रखना, मतलब उसको ऐसा उजागर ना करना कि हम अटैक करने वाले हैं या फिर उसको करने वाले, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं नहीं करना। और एक क्या बोलते हैं लीडरशिप क्लेम ना करना किसी भी कंट्री पे। तो ये उनकी पॉलिसी थी, मतलब कि जो झाऊ एनलाई थे उन्होंने झाऊ एनलाओ की पॉलिसी में इन्होंने ऐसा कुछ ऐड किया डंग डंग जॉपिंग से। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ इनके डिप्लोमेसी का कि 1980s और 1990s के अराउंड जो है जितनी भी कंट्रीज़ थी जो है हमारे वेस्टर्न कंट्री चाहे कोई भी कंट्री हो वो सब बीजिंग की तरफ जो है आ रही थी। बल्कि एक टियान आन मैन इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो है काफ़ी चाइना को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जो क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें 1989 में। फिर भी उस इंसिडेंट के बाद भी जो है जो यूएसए है वो 4 वीक के में अंदर ही जो है जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे उन पे ऊपर से उन्होंने हटा लिया था। ये जो है हमारा कह सकते हैं कि एक उनकी कूटनीति थी जो डेंग जॉपिंग की, उनके कूटनीति का ही प्रभाव था कि उन्होंने जो है यूएसए ने ऐसा किया। अगर हम आज की जो डिप्लोमेसी है चाइना की, अगर हम उसकी बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर हम बात करें जैसा जाओ और ये डेंग जॉपिंग के द्वारा इसको एक क्या बोलते हैं ले किया गया था, तो उससे हट के हो गई है आज की उनकी क्या बोलते हैं जो उनकी पॉलिसी है, उनकी जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, अगर हम बात करें सिंपल से। तो अगर आज बात करें तो जो उनका एक ह्यूमिलिटी था, एक क्या बोलते हैं एक अच्छा और एक सद्भाव वाली भावना रखना, वो चीज़ हो गया आज उनका एक एरोगेंस हो गया। मतलब कह सकते हैं कि एक फियर्सफुल तरीके से वो किसी भी कंट्री को जो है एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने जो है एक जो पहले क्या था उनका पॉलिसी था परसुएट करना किसी भी कंट्री को शब्दों से और अपने मतलब कि अच्छे व्यवहार से परसुएट करना, लेकिन अब जो है वो स्टिक, हमने पहले बात किया था जो थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि स्टिक हमेशा रखना, वो स्टिक पे ज़्यादा जो है उन्होंने चाइनीज़ अथॉरिटी जो है अब जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं वो कर रही है। और क्या है, और क्या बोलते हैं जैसा कि उस समय था, मतलब कि जैसा अगर हम बात करें आज जो साउथ चाइना सी में देखिए यूएसए जो चाइना है वो अपना वो मेंटेन करता है, तो एक ये कह सकते हैं कि एक यूनिलैटरली जो है वो कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या पॉलिसी थी, वो हमेशा जो भी कंट्रीज़ थी, जो भी आसपास की थी कंट्री, उनसे अलाइन करने की बात करते थे, नॉन अलाइन कंट्री से। और ऐसा नहीं था कि वो हमेशा कोई भी डिसीजन करते यूनिलैटरली देते, बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे जो है एक अच्छे रिलेशन बना के ही वो जो है कोई भी डिसीजन लेते थे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह उनका जो है पॉलिसी चेंज हो रही है। और क्या है, जो हमने पहले बात किया था कि जब झाओ एनलाई की जो पॉलिसी थी यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने की, तो मतलब क्या था, मतलब ये है कि जहाँ पे थ्रीट है वहाँ पे मतलब मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनको वो कंटेक्ट करना। बल्कि आज जो है क्या हो गई है पॉलिसी, आज बिल्कुल उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है। आज वो कोई भी मतलब पहले क्या था, पहले हमने बात किया था जो क्या बोलते हैं जो एक यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिसी थी, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको अगर थ्रेट हैं तो उनको सिर्फ क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना, बाकी जो और भी कंट्रीज आसपास हैं उनसे एज अ फ्रेंडली रिलेशन बना कर रखना। लेकिन आज ऐसा जो है चाइना नहीं कर रहा है, वो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी को जो है अपना रहा है, मतलब हर कंट्री को समान तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो ये जो है क्या बोलते हैं उचित नहीं है। ये आगे इनकी डिप्लोमेसी में क्या बोलते हैं, ये मतलब आगे की जो मीन्स भविष्य में जो अगर ऐसी डिप्लोमेसी चाइना अपनाएगा तो उनके ऊपर खतरा जो है मंडरा सकता है, उनको मतलब कि और जो कंट्रीज़ हैं वो एज अ रिबाउंड बैक कर सकती हैं और वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये इनका कहना पूरे आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपिटेटर एंड विक्टिम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो तो जो है टेरर मतलब कि हर कंट्रीज़ में जो है करता है, मेनली इंडिया की अगर बात करें उसमें करता ही है, लेकिन वो खुद भी विक्टिम है इसका। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम एक मेन डिफरेंस जान लेते हैं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों हमारे कहते हैं मिलिट्री आपका मिलिटेंट आउटफिट हैं, हमारा क्या बोलते हैं पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसमें। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। इन दोनों डिफरेंस जो है सिंपल सा कह सकते हैं कि आप कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, सिंपल सी बात करें तो। जैश ए मोहम्मद का क्या क्या है, जैश ए मोहम्मद जो है
ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम तरीके से जो मीन्स है इस्लामिज़्म उसको अपनाता है। जब अगर हम बात करें देवबंदी जो है था, ये क्या था, ये अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जब ड्यूरिंग आपका, अगर हम बात करें अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव, जो देवबंदी स्कूल ऑफ मूवमेंट था, अगर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें क्या था, उसमें उनका ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम उनके क्या बोलते हैं मीन्स एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी थी। उसमें क्या करते थे, उसमें सिंपल कहते थे कि वो जो कुरान था और हदीस है उनका जो उनकी क्या बोलते हैं एक होली बुक है इस्लाम की, उसको जो है क्या बोलते हैं आगे मानते थे। और फॉरेन कंट्री कोई भी होती थी तो कह सकते हैं कि मतलब जिहाद क्या बोलते हैं फैलाते थे। उसमें क्या था, उसमें क्या था कि जो भी फॉरेन कंट्री होती थी, मान लीजिए अगर उस समय था, उस समय तो फॉरेन कंट्री कौन थे, ब्रिटिश थे जो है हमारे कंट्री में, तो वो उनके खिलाफ क्या बोलते हैं एज अ मूवमेंट था। तो इससे सिंपल ये उसमें था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हमारा यूपी में एक जो है ज़िला है सहारनपुर, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था देवबंदी स्कूल। तो और उस समय जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये बढ़ाया गया था। और ये इन्होंने जो है जब कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन हुआ था तब भी उसको इन्होंने सपोर्ट किया था। और तो ये हमारा क्या बोलते हैं सिंपल, तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं देवबंदी जो है उनको जो है ये जो जैश ए मोहम्मद है ये अपनाता है। और इनकी क्या फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी यही है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता है वो उनके लिए क्या बोलते हैं टेरर अटैक उनके ऊपर जो है ये करते हैं। अब वो चाहे क्या बोलते हैं पाकिस्तानी या पाकिस्तान मिलिट्री ही क्यों ना हो, ये उन मतलब ये इनका सिंपल सा ये है। और क्या है आगे क्या बात करते हैं, जो अगर हम बात करें लश्कर तैयबा की बात करें, तो लश्कर तैयबा जो है आ, वो तो क्या बोलते हैं मीन्स एक अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लिबरल टाइप का है, थोड़ा सा सेकुलर टाइप का है। लेकिन जो है वो भी उनका उनकी जो आइडियोलॉजी है वो किससे बेस है, वो अहले हदीस के पे बेस है। जो एक क्या बोलते हैं पाकिस्तान में एक स्मॉलर स्मॉल अमाउंट में क्या बोलते हैं कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में उनका पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। और इनकी मेंबरशिप जो है वो सूफी ओरिएंटेड कहते हैं बरेलवीज और देवबंदी स्कूल से भी है। लेकिन जो है अगर हम बात करें कि दोनों में कंपेयर करें, तो ये जो हमारा ये लश्कर तैयबा है वो काफ़ी सेकुलर है। और काफ़ी इनका जो एक प्राइमरी गोल है वो पॉलिटिकल नेचर है, ना कि जो है एज अ सेक्टेरियन नेचर जैसा कि जैश ए मोहम्मद का है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है, और जो अगर हम बात करें ये लश्कर तैयबा की, तो ये इनका एक ही मोटिव है कि किस तरह इंडिया को कश्मीर से बाहर निकाला जाए। हमने पहले बात की कि इसका एक पॉलिटिकल नेचर है। और सिंपल सी बात, तभी जो पाकिस्तान है तभी इनका इस्तेमाल जो लश्कर तैयबा करता है का जो है इस्तेमाल जो है पाकिस्तान करता है। और इसी जो क्या बोलते हैं जो हाफिज़ सईद हैं, इसीलिए पाकिस्तान जो में है मिलिट्री उसके जो है फेवरेट्स हैं हमेशा अगर हम बात करें तो ये पूरा क्या बोलते हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मध्य जो है डिफरेंस था। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, वी नीड सोशल फिजिशियन, ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये जैसा अभी हमने देखा कि जब कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं पब्लिक हेल्थ कॉज आता है, तो जो पब्लिक मीन्स जो पब्लिक हेल्थ मीन्स हैं, जो अगर हम बात करें जो मेनली जो एकेडमिया है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ एकेडमिया, वो जो है कम ही जो है दिखता है। मतलब वो कभी एज अ टॉर्च बियर आगे आके जो है एज अ नहीं दिखते, मतलब कि फ्रंट लाइन क्या बोलते हैं वो पे वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा अगर हम अभी के पर्सपेक्टिव में बात करें, कोविड-19 की परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अभी देखिए इंडिया में जो मेनली जो है जो भी आपका कंटेनमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इन सब का जो हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है वही जो है आगे आए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स। बल्कि जो प्राइवेट हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में आगे नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी कई हॉस्टल भी जो है बंद बंद की हुई हैं। और वो सरकार का बहुत मतलब बड़ी मात्रा में उनका जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों देखा गया, ऐसा क्यों, इसका क्या रीज़न है, रीज़न यही है सिंपल सा कि उनका में जो अगर हम बात करें इंडियन मेडिकल एजुकेशन, वो सिंपली जो उनका कल्चर है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। बल्कि और दूसरा क्या क्या बताया गया रीज़न, दूसरा रीज़न में ये बताया गया है कि एक सोशल इम्फेसिस जो है ये कम देखने को मिलता है अगर हम बात करें इंडियन मेडिकल करिकुलम में। तो ये दो रीज़न मुख्य जो है बताए गए हैं। और एक डिबेट जो है बीच में उठी थी कि जैसा कि अगर हम देखें जो हमारे ह्यूमैनिटीज़, अगर जो हमारी यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू वगैरह हो गया, वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स, मतलब एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा मेडिकल या फिर और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इंजीनियरिंग वगैरह हैं, वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसका रीज़न ये दिया जाता है कि
जो हमारे क्या बोलते हैं मेडिकल एकेडमिया होते हैं वो मेनली अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस पे और मेनली अपने साइंटिफिक और कह सकते हैं कि एक करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम बात करें जो क्या क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं, उनमें उनके जो उनका जो सिलेबस होता है मेनली, वो उसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे किस तरह इनिक्विटी है हमारे समाज में, सर्टिफिकेशन किस तरह है, किस तरह लोगों को जो है मतलब कि जो हमारा शोषित समाज है किस तरह है। तो ये ऐसा सिखाया गया है इन लोगों को। और बल्कि अगर हम बात करें जो हमारा टेक्निकल फील्ड, जैसे अगर इंजीनियरिंग हो गया और ये मेडिकल हो गया, तो उनको सिंपल ये दिखाया गया है कि किस तरह जो है मतलब कि वही हमने पहले बात किया कि प्रोफेशनली किस तरह जो है उनको जो है ट्रेन किया जाता है कि अपने करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है एज आ उनमें देखा गया है, इसलिए जो है एक कह सकते हैं कि जो एक सोशल एक समाज के प्रति जो है कैसा उनका मीन्स क्या क्या एक कह सकते हैं कि जो हमारे जो समाज में किस तरह लोग हैं, किस तरह इनइक्वलिटी है, उसको उनको नहीं सिखाया जाता है। तो इसीलिए जो है वो किसी भी आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा मतलब देखा गया है ये अगर हम ह्यूमैनिटी और इसकी बात करें तो अगर हम एक सोशल ओरिएंटेशन एलिमेंट जो है वो इसमें क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं मेनली जो हमारे मेडिकल क्षेत्र के होते हैं। लेकिन अगर हम एक इसमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया कि जैसा अगर हम बात करें जो हमने बात की टेक्निकल जो मेनली जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो इंजीनियरिंग का हम मान सकते हैं कि किस तरह वो होते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, लेकिन उनकी तो डीलिंग पर डे जो है इतने ज़्यादा लोगों को वो देखते हैं, हर क्षेत्र के लोग मतलब गरीब से लेकर अमीर तक वो है वो देखते हैं। तो उनको तो ज़्यादा मतलब कि एक इमोशनल अटैचमेंट उनका होना चाहिए। लेकिन उनके उनके जो है एकेडमिक्स में ऐसा ऐसा सोशल एलिमेंट, सोशल ओरिएंटेशन एलिमेंट नहीं देखने को मिला। इसीलिए हमने ये देखा है कि किस तरह अभी इसे समय देखिए किस तरह जो है उनको ये पाया गया है कि मतलब एक एक सोशल एलिनेशन होता है वो उनके देखने कम मिलता है। तो उसके अगर इसको क्रिएट करना है, अगर एक उसके ये क्रिएट करना है, तो किस तरह क्या क्या सोल्यूशन जो है किए जाएँ। तो सोल्यूशन सिंपल सी यही बात है कि बायो सोशल लाइंस पे जो है जो भी हमारे कहते हैं मेडिकल एजुकेशन है उसको थोड़ा सा रीमॉडलिंग उनकी की जाए, पहली बात बता रहे हैं। और एक कैसे हो जो हमारे क्या बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट के मीन्स जो हमारा करते हैं मेडिकल एजुकेशन के छात्र, तो उनको जो है एज अ ट्रेनिंग किया जाए और उनका कम्युनिटी लेवल पे एक्सपोजर मतलब होना चाहिए। और प्रॉपर ट्रेनिंग और अलग अलग मेडिकल कॉलेज से जो है उनका इंटरेक्शन हो, ताकि कम्युनिटी पे और एक कह सकें कि जो एक हेल्थ सर्विस सिस्टम है, अगर हम मतलब कह सकते हैं कि उनको गाँवों में उनको वहाँ पे जाके उनको ट्रेन किया जाए उनके क्या बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के दौरान है, तक तभी उनको जो एक भारत की सही तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। और तभी वो भारी मात्रा में जब कोई ऐसा पैंडेमिक आएगा तभी वो आगे सामने आएंगे। दूसरा क्या सोल्यूशन बता रहे हैं, दूसरा सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि जो उनका करिकुलम है, ठीक है, उसमें सिंपल सा उसमें जो है कुछ सोशलॉजिकल और कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है ऐड किए जाएँ, तभी उनको मालूम चलेगा क्या इश्यूज जो है जुड़े हुए हैं। कंक्लूड करते हैं इसमें कि अगर इसमें सोशली ओरिएंटेड हमारे फिजिशियंस को क्रिएट करना है तो एज उनको सोशल मेडिसिन जो है भी जो है क्या बोलते हैं जो भी अगर कहते हैं मैक्रो लेवल पे उनको जो भी चैलेंजेस हैं हमारे भारत में, अगर उसमें करना है तो ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। तभी जो है एज कोई क्राइसिस आती है तो वो खुल के बाहर आएंगे। तो हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चंस आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और सॉल्व करने का जो है प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, तो आप इसको देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप करने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।